वेयर एक्ट की व्याख्या की कक्षा में आज आर्टिकल का नंबर है 90, अनुच्छेद 90 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 90 में उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के पद त्याग, उसको पद से हटाने से संबंधित प्रावधान है। इसमें थोड़ी सी कुछ बारीक बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। हालांकि यह अनुच्छेद बहुत गंभीर विश्लेषण तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें इसकी ऐसी हैं जो अवश्य समझ में आनी चाहिए। एक नजर पहले अनुच्छेद पर डालें, उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे। लिखा है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तीन बातें हैं। खुद पद त्याग कर सकता है, और अगर पद त्याग कर देगा या हटा दिया गया तो पद रिक्त हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है ये। लिख रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, अगर उसकी सदस्यता नहीं रही तब। दूसरा क्या है कि किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। पीटी का प्रश्न है कि वह अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो सभापति को देगा। तीसरा है कि राज्यसभा के, ये सबसे महत्वपूर्ण है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये इस प्रावधान पर अब इस पर चर्चा करते हैं। उपसभापति के पद पर रिक्ति कैसे होगी? राज्यसभा की सदस्यता नहीं रहने पर एक एस्पेक्ट। दूसरा, त्यागपत्र देने पर। सभापति को संबोधित करेगा वह। और तीसरा है पद से हटाए जाने पर। इन तीन आधारों पर रिक्ति हो सकती है। पद से जो हटाया जाना है, इसका जो बहुमत है या जो प्रक्रिया है वह है प्रभावी बहुमत है। इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं उसको। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल सीट्स माइनस वैकेंसीज, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। यह प्रभावी बहुमत है। इसीलिए लिखा गया है क्या कि तत्कालीन सदस्यों की संख्या का बहुमत। तो जो सदस्य, जो सीटें खाली हैं वो खाली हैं, जो सदस्य उस समय हैं उनका साधारण बहुमत निकाला जाएगा। इसका मतलब 50% प्लस 1 अगर हमने निकाल लिया तो राज्यसभा को किस उपसभापति को पद से हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने वाली है अनुच्छेद 94 के तहत। तो दोनों की प्रक्रिया एक जैसी है पद से हटाने वाली। चूंकि कारण क्या है कि जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन का निर्वाचित सदस्य है, वैसे ही उपसभापति भी सदन का निर्वाचित सदस्य है। सभापति पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति उसका निर्वाचित सदस्य है, इसलिए उसको पद से हटाने वाली प्रक्रिया भी वही है जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाते हैं अनुच्छेद 94 के तहत, जिसके लिए भी हमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। जब राज्यसभा ने उपसभापति को पद से हटा दिया है तो बहुमत तय करेंगे हम और एक संकल्प पारित करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा
जब तक कि उसको 14 दिनों की पूर्व सूचना नहीं दे दी गई हो। यह उसके लिए अनिवार्य है। अब इसके आयामों पर अगर गौर करें तो इसका जो संवैधानिक आयाम है उसमें हम एक सिद्धांत रख सकते हैं संप्रभुता का। क्यों? क्योंकि जनता संप्रभु है और जनता ने अपनी शक्तियां संसद को दे रखी हैं कि यदि उनके प्रतिनिधियों ने किसी एक सदस्य को उपसभापति बनाया और वह उपसभापति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा तो उसे जनता ही पद से हटा सकती है और इसी कारण राज्यसभा के जो तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या होगी उसके प्रभावी बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। इसलिए कहा जाएगा कि इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वह संप्रभुता का सिद्धांत है और जनता की सर्वोच्चता और संप्रभुता स्थापित होती है। दूसरा जो इसका राजनीतिक आयाम है वह विधि का शासन है। कैसे? हमने कहा कि जब संप्रभु जनता है तो जनप्रतिनिधि को यह शक्ति है कि वह पद से हटा दे उपसभापति को उन कारणों से जिसके आधार पर हमने संकल्प रखा है। लेकिन अगर हमने संप्रभु शक्तियां दी हैं उनको, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्वेच्छाचारी हो जाएं, तो विधि के तहत ही कार्य कर सकते हैं वह। उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ शर्तें रखी हैं कि 14 दिनों की पूर्व सूचना होनी ही चाहिए, तभी जाकर हम ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं। और दूसरा है कि प्रभावी बहुमत होना चाहिए, तभी हम उपसभापति को पद से हटा सकते हैं। तो विधि के शासन के तहत ही सदन उपसभापति को पद से हटा सकता है। और तीसरा जो आयाम है वह है प्रशासनिक, इसको कहते हैं, जिसमें सिद्धांत होगा जवाबदेही का। कि जब किसी सदस्य को हमने उपसभापति के रूप में नियुक्त किया है तो उसकी जवाबदेही है कि वह उस कार्य का संपादन करे जो उसे सौंपा जाता है। कब सौंपा जाएगा? कि जब सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति का दायित्व है, उसकी जवाबदेही है कि वह सदन की बैठक की अध्यक्षता करे और सुचारू संचालन में योगदान दे। तो सदन का सदस्य होने के नाते और उपसभापति के पद धारण करने के नाते वह सदन की कार्यवाहियों के सुचारू संचालन के लिए उस समय उत्तरदायी और जवाबदेह होगा जब सभापति का पद रिक्त है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उसका जो प्रशासनिक आयाम है वह जवाबदेही का सिद्धांत है। तो संवैधानिक रूप से संप्रभुता का सिद्धांत, राजनीतिक रूप से विधि के शासन का सिद्धांत और प्रशासनिक रूप से जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है अनुच्छेद 90 के प्रावधान। अगर हम इसको सामाजिक आर्थिक परिवेश में भी देखते हैं तो एक सामान्यीकृत अवधारणा विकसित होती है। हालांकि इसका कोई सामाजिक आर्थिक स्पष्ट रूप से इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इसके सामाजिक आर्थिक आयाम पर बात की जाए, लेकिन जितनी भी बातें हमने अभी तक लिखी या समझी हैं कि संप्रभुता, विधि का शासन और जवाबदेही है, तो यह जवाबदेही किसके प्रति है? आम लोगों के प्रति है, मतलब जो भारत का समाज है उसके प्रति यह जवाबदेही है। इसलिए अगर हम उसको जोड़ना चाहेंगे सामाजिक आर्थिक परिवेश से तो जुड़ेगा अवश्य, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि हर अनुच्छेद में प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आर्थिक सिद्धांत अंतर्निहित ही हो। लेकिन कम से कम ये 3 सिद्धांत तो अवश्य होंगे, संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक। अगली कक्षा में फिर हम लोग